सो हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल एसबी स्टडी क्लासेस 9335 पर। तो स्टूडेंट, आज की इस वीडियो के अंदर हम लोग एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक को लेकर आए हैं। इस वीडियो के अंदर टॉप 97 वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट 97 महत्वपूर्ण टॉपिक जो आपके क्लास 12th बायोलॉजी के हैं, यानी कि 97 सबसे महत्वपूर्ण टॉपिक जो हैं जो आपके क्लास 12th जीव विज्ञान के, यानी कि बायोलॉजी यानी कि जीव विज्ञान आपकी जो क्लास 12th की बायोलॉजी है उसमें आपका जो पेपर आता है वो बच्चों 70 नंबर का आता है। 70 नंबर का पेपर आता है, लेकिन आपके बोर्ड एग्जाम 2024 के लिए कुछ सिलेबस को हटा दिया गया है और कुछ ऐसे चैप्टर्स को इंगित किया गया है जो आपके बोर्ड एग्जाम 2023 में नहीं थे। जैसे कि अगर हम बात करते हैं विकास की, तो आपका जो एक विकास चैप्टर है वो इस साल आपके सिलेबस में ऐड किया गया है। लेकिन अगर हम बात करते थे बोर्ड एग्जाम 2023 की, तो आपके इसमें इस सिलेबस में वो जो विकास वाला चैप्टर था वो नहीं था। लेकिन आपके बोर्ड एग्जाम 2024 में ये विकास चैप्टर आपके 24 के बोर्ड एग्जाम में लागू किया गया है, यानी से इससे भी 1 से 2 क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम में आएंगे। तो इसीलिए मैं आज के इस वीडियो के अंदर फिर बता रहा हूँ टॉप 97 यानी कि टॉप 97 टॉपिक देखेंगे। अगर आप इन 97 प्रश्न को ही सिर्फ तैयार कर लेते हैं, सिर्फ 97 प्रश्न, अगर आप इन 97 प्रश्न को तैयार कर लेते हो ना, तो आपके 70 में 70 नंबर आ सकते हैं। बस आपको कैसे पढ़ना है उन सारी चीज़ों को आप समझ लीजिए, क्योंकि ये जो टॉपिक 97 टॉपिक हैं, इन्हीं टॉपिक से आपका पूरा पेपर बनने वाला है। तो इसीलिए सभी टॉपिक बच्चों आपको एक एक करके ध्यान से पढ़ लेना है। ऐसा नहीं इस चैप्टर के अंदर, इस टॉपिक के अंदर सिर्फ हम क्वेश्चंस को देखेंगे, यहाँ तक कि यहाँ पर हम चित्र सहित वर्णन करने वाले हैं, यानी कि इससे हम इंपॉर्टेंट आपको चित्र भी बताएंगे कौन से चित्र आपके लिए इंपॉर्टेंट हैं जो आपके बोर्ड एग्जाम के अंदर आ सकते हैं। जैसे कि अगर हम बात करें मादा जनन तंत्र हो गया, नर जनन तंत्र हो गया, इस प्रकार से जो एक दो चित्र होते हैं वो भी आपके लिए इंपॉर्टेंट होते हैं। तो उन चित्र को भी बताएंगे आपको कौन कौन से चित्र भी तैयार करके रखना है। तो आइए स्टूडेंट, हम वीडियो को शुरू करते हैं। अगर आप लोग हमारे चैनल पर नए विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल के आइकन के ऑल पर क्लिक कर लेना, ताकि मैं जो भी वीडियो अपलोड करूं उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले ऊपर ही आपको मिल जाए और आपकी तैयारी में कोई देरी ना हो। तो सबसे पहले स्टूडेंट, आपका जो पहला चैप्टर था जीवों में जनन, ये आपके सिलेबस में नहीं है। तो इस चैप्टर को मैंने इस वीडियो के अंदर मेंशन भी नहीं किया है, यानी कि इस चैप्टर के क्वेश्चन भी हमने नहीं मेंशन किए। तो हम जो चैप्टर पढ़ेंगे वो चैप्टर नंबर 2 है। दूसरा चैप्टर है जिसका नाम है पुष्पीय पादपों में लैंगिक जनन। आप नोट करके डाल लीजिए, चैप्टर का नाम है पुष्पीय पादपों में लैंगिक जनन। कि कौन सा बच्चों? पुष्पीय पादपों में लैंगिक जनन, पुष्पीय पादपों में लैंगिक जनन। आपका जो चैप्टर है वो है पुष्पीय पादपों में लैंगिक जनन। इस चैप्टर के टॉप इंपॉर्टेंट जो टॉपिक हैं वो आप समझ लीजिए। देखिए, पहला हमारा क्वेश्चन है कि निषेचन आपको पढ़ लेना है। निषेचन में जो भी घटनाएं होती हैं, जैसे निषेचन पूर्व घटना होती है, निषेचन पश्च घटना होती हैं, इन सभी घटनाओं के बारे में आपको निषेचन के बारे में पढ़ लेना है। देखिए बच्चों, निषेचन की अगर हम बात करें तो आपका जो पहला चैप्टर था जीवों में जनन, उस चैप्टर में निषेचन को दिया गया है। लेकिन अगर आप निषेचन नहीं पढ़ते हो तो आपको जो तीसरा चैप्टर है मानव रिप्रोडक्शन, वहां पर आपको समझ में नहीं आएगा, क्योंकि आपको जो जनन वाला चैप्टर है विस्तृत रूप से वहां पर पढ़ाया जाएगा, लेकिन आपको यहां पर इसकी स्मॉल स्टडी यानी कि शॉर्ट स्टडी कर लेना है। यानी आपको जनन जो चैप्टर है, टॉपिक है, उसको पढ़ लेना है। नेक्स्ट हमारा टॉपिक क्या है? लघु बीजाणु जनन, यानी कि लघु बीजाणु जनन यानी कि लघु बीजाणु का निर्माण कैसे होता है पादपों में, उसके बारे में आपको पढ़ लेना है। फिर हमारा नेक्स्ट टॉपिक है गुरु बीजाणु जनन, यानी कि गुरु बीजाणुओं का निर्माण कैसे होता है। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है पुष्प की संरचना, यानी कि स्ट्रक्चर ऑफ फ्लावर्स, यानी कि जो हमारा पुष्प होता है इसकी संरचना आपको पढ़ लेनी है। फिर हम नेक्स्ट हमारा टॉपिक क्या है कि स्फुटित परागकोश की अनुप्रस्थ काट, यानी कि स्फुटित परागकोश होता है उसकी अनुप्रस्थ काट भी आपको पढ़ लेनी है और इसका चित्र भी आपको बना लेना है। फिर हमारा छठा टॉपिक है परागकण की संरचना, यानी कि आपका जो परागकण होता है उसका स्ट्रक्चर आपको पढ़ लेना है, परागकण का संपूर्ण अध्ययन आपको कर लेना है। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है भ्रूणकोश तथा भ्रूणपोष। देखिए, जो भ्रूणकोश होता है बच्चों, ये हमारा होता है हेप्लोइड,
और जो भ्रूण पोष होता है ये हमारा ट्रिप्लोइड यानी कि 3n होता है। इसका निर्माण होता है अंड कोशिका से। इसका निर्माण द्विध्रुवीय केंद्रक और दो सहायक कोशिकाएं होती हैं उनसे होता है। ठीक है बच्चों, तो इसके बारे में आपको पढ़ लेना है, क्योंकि अंड कोशिका जो होती है वो विभाजन करके दो कोशिकाएं बनाती है, उसमें दो नरयुग्मक बनते हैं परागकण के अंदर। तो आपको पता होगा परागकण जो होता है उसमें दो नरयुग्मक बनते हैं। एक नरयुग्मक जाकर अंड कोशिका के साथ समेकन कर लेता है जिससे भ्रूण कोश का निर्माण हो जाता है, लेकिन एक जो नरयुग्मक बचा था वो क्या करता है, हमारा जो बीजांड होता है उसमें द्विध्रुवीय केंद्रक होते हैं। इस प्रकार से आप 1 मिनट देखिए। अगर हम बीजांड की बात करते हैं तो यहाँ पर हमारी 3 सेल्स होती हैं जिनको हम कहते हैं प्रतिमुखी कोशिकाएं। यहाँ पर द्विध्रुवीय केंद्रक होते हैं, यहाँ पर दो सहायक कोशिकाएं होती हैं, एक अंड कोशिका होती है। अंड कोशिका के साथ समेकन कर लेता है पहला नरयुग्मक, तो हमारा भ्रूण कोश बन जाता है, भ्रूण कोश बन जाता है। लेकिन इसका जो दूसरा नरयुग्मक था वो इन परागकण द्विध्रुवीय केंद्रक, तो यहाँ पर कितने 3 है, तो यहाँ पर बन जाता है भ्रूण पोष। बच्चों क्या बनता है, भ्रूण पोष। ये कैसा होता है, ट्रिप्लोइड यानी कि 3n होता है, यानी त्रिगुणित होता है। ठीक है, तो इस प्रकार से यहाँ पर बनता है। जब आप पढ़ेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। अगर आप लोग सॉरी बच्चों, देखिए नेक्स्ट हमारा टॉपिक क्या है, परागकण। हमें परागकण के बारे में भी पढ़ लेना है। किसके बारे में, परागकण। देखिए परागकण जो टॉपिक है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको परागकण पढ़ के जाना है। इसमें हमारे कई प्रकार के आते हैं, जैसे स्वपरागण हो गया, परपरागण हो गया। इस प्रकार से परागकण के बारे में अच्छे से पढ़ लेना है। फिर हम आता है डबल फर्टिलाइजेशन यानी कि दोहरा निषेचन। आपको दोहरा निषेचन भी आपको अच्छे से पढ़ के जाना है। ये टॉप 9 सबसे महत्वपूर्ण जो हमारे टॉपिक थे, ये हमारे चैप्टर नंबर 2 पुष्पीय पादपों में लैंगिक जनन से थे। अब हम बात करते हैं ह्यूमन रिप्रोडक्शन यानी कि मानव जनन। मानव जनन चैप्टर के कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक देख लेते हैं। देखिए हमारा जो 10वां टॉपिक है, यानी कि अगर हम बात करें मानव जनन तंत्र जो है उसका पहला टॉपिक है, तो इसमें आपको नर जनन तंत्र की संरचना का विस्तृत अध्ययन कर लेता है, यानी कि आपको नर जनन तंत्र की जो संरचना है उसको 1 से 2 बार बना लेना है। फिर हमारा आता है मादा जनन तंत्र। मादा जनन तंत्र की भी आपको संरचना का स्टडी अच्छे से कर लेना है। फिर हमारी आती है वृषण कोश की संरचना। ठीक है, किसकी, वृषण कोश की संरचना। शुक्राशय भी पढ़ लेना है। नर, देखिए जो नर होता है उसमें यौवन आरंभ हार्मोन का नियंत्रण कैसे होता है, हाइपोथैलेमस के किस भाग से होता है, अग्र भाग से होता है। GnRH गोनाडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन निकलता है, लेप्टोनाइजिंग हार्मोन निकलता है। इस प्रकार से जो हार्मोन वाला आपके बुक या कहीं पर भी आपको जो चित्र दिया गया है, डायग्राम दिया गया यानी कि एक रेखीय चित्र बनाया गया, उसको आप अच्छे से स्टडी कर लेंगे। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट हमारा 15 नंबर टॉपिक क्या देखिएगा। देखिए बच्चों हमारा जो 15वां टॉपिक है वो शुक्र जनन का रेखीय चित्र यानी कि स्पर्मेटोजेनेसिस आपको बनाना है, और फिर अंड जनन का रेखीय चित्र बनाना है यानी कि स्पर्मेटोजेनेसिस और oogenesis। आपको दोनों अच्छे से तैयार कर लेना है। स्पर्मेटोजेनेसिस में एक स्पर्म का निर्माण, 4 स्पर्म का निर्माण हो जाता है। स्पर्म का नहीं, इससे निर्माण होता है स्पर्मेटेड सा। फिर स्पर्मेटेड का होता है क्या, कायांतर, तो बनता है स्पर्म यानी कि शुक्राणु। फिर हमको पढ़ लेना है अंड जनन। अंड जनन में एक ही ओवम का निर्माण होता है, ये बात आपको पता होगी। ठीक है, फिर हमें पढ़ेंगे मनुष्य का अंडा की संरचना, जो अंडाणु बनता है की संरचना, स्ट्रक्चर ऑफ ओवम। ठीक है, अब हम बात करेंगे, फिर हमें पढ़ना है रजो दर्शन, रजो निवृत्ति, अंडोत्सर्ग के बारे में। फिर हमारा नेक्स्ट टॉपिक है भ्रूण। आपको क्या करना है, एम्ब्रियो के बारे में अच्छे से अध्ययन कर लेना है। ये जो कुछ टॉपिक थे आपको पढ़ना है मानव जनन तंत्र वाले चैप्टर। ठीक है, फिर आपको क्या पढ़ना है, इसी में आपको पढ़ना है अपरा यानी कि प्लेसेंटा के बारे में। फिर आपको पढ़ना है भ्रूण कलाएं, एक्सेक, एम्ब्रियोन, कोरियन, एलेंटोइक, जो हमारी भ्रूण कोश की जो भ्रूण की कलाएं होती हैं उनके बारे में हमको पढ़ लेना है। ठीक है, नेक्स्ट देखिए अब क्या है, अब हम बात करते हैं जनन स्वास्थ्य वाला चैप्टर है, जो बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है और अब बच्चों के लिए बहुत इंटरेस्ट टॉपिक भी है। इसमें आपको सबसे पहले पढ़ना है परिवार नियोजन के बारे में। सबसे पहले आपको पढ़ना है परिवार नियोजन के बारे में। फिर आपको पढ़ना है जनसंख्या का विस्फोट कैसे हो रहा है, जनसंख्या विस्फोट के क्या क्या कारण हो सकते हैं, क्यों इसको रोका जा सकता है, कैसे इस पर हम नियंत्रण कर सकते हैं, इन सारी चीज़ों के बारे में पता होना चाहिए। और वैसे भी आप तो इस टॉपिक में क्या है, माहिर है, आपको महारत हासिल है इस टॉपिक में, तो आप टीचर से भी कह सकते हैं आइए आप हमसे क्लास ले लीजिए। नेक्स्ट टॉपिक हमारा है 24 नंबर जो टॉपिक है वो है गर्भ निरोधक विधियां। हम कैसे गर्भ धारण को रोक सकते हैं, यानी कि कैसे हम गर्भ धारण को रोकेंगे। जब हम गर्भ धारण को रोक लेंगे तो हमारा जनसंख्या नहीं बढ़ेगी, जनसंख्या नहीं बढ़ेगी तो जनसंख्या विस्फोट भी नहीं होगा। हम दो हमारे दो। ठीक है बच्चों, देखिए नेक्स्ट है पुरुष नसबंदी, यानी कि हम इस प्रकार से भी आपको रोक सकते हैं, यानी कि जनसंख्या को। पुरुष नसबंदी यानी कि वैसेक्टोमी, महिला नसबंदी यानी कि ट्यूबेक्टोमी। फिर आपको पढ़ लेना MTP, मेडिकल ट्रांसमिशन ऑफ प्रेगनेंसी के बारे में।
EMTP इसका फुल फॉर्म होता है, लिख लीजिए, मेडिकल ट्रांसमिशन ऑफ प्रेगनेंसी, सगर्भता का चिकित्सीय समापन इसको हिंदी में कहते हैं। आपको दोनों वर्ड याद रखना है। हो सकता है सगर्भता का चिकित्सीय समापन बोर्ड एग्जाम के अंदर लिख के आ जाए, हो सकता है MTP हिंदी में लिख के दे दे। MTP इसका फुल फॉर्म होता है मेडिकल ट्रांसमिशन ऑफ प्रेगनेंसी। आपको पढ़ना है सरोगेट माँ। सरोगेट माँ के बारे में आपको पढ़ लेना है, कैसे क्या होता है बच्चों। एक टॉपिक मैं आपको क्यों पढ़ा रहा हूँ, सरोगेट माँ का जो बोर्ड एग्जाम शायद 20 का हुआ था, 20 में नहीं हुआ था, शायद 18-19 उधर हुआ था, उसमें पूछा गया था। अगर आप आंसर पेपर सॉल्व करेंगे तो वहाँ पर एक क्वेश्चन मिल जाएगा आपको, तो इसीलिए मैंने बताया आपको पढ़ लेना है। और बच्चों ने बताया क्या लिखा था, हम आपको बता दें। इन्होंने सरोगेट माँ वाला जो टॉपिक है इसमें क्या लिखा था, ऐसी माँ जो अपने इच्छा अनुसार कार्य करती है, ऐसे गेट, इसी को सरोगेट, ठीक है। क्या कहा कि ऐसे गेट जो ऑनलाइन खुलते हैं, ऐसे पता नहीं क्या क्या लिखा था, तो आप लोगों को ध्यान रखना है, ऐसे आपको नहीं लिखना है, ठीक है। फिर हमारा टॉपिक है उल्बवेदन, एमनियोसेंटेसिस, उल्बवेदन आपको पढ़ लेना है। फिर आपको देखिए कुछ इंपॉर्टेंट और यहाँ पर दिए गए हैं, इनके बारे में आपको पढ़ लेना है। क्या है, GIFT, गेमेट इंट्रा फैलोपियन ट्रांसफर, IUCI के बारे में पढ़ना, देखिए यहाँ पर IIT के बारे में पढ़ लेना, IUI के बारे में, IC इंट्रासाइटोप्लाज्म स्पर्म इंजेक्शन के बारे में पढ़ लेना है, ZIFT जाइगोट इंट्रा फैलोपियन ट्रांसफर, इन सभी चीज़ों के बारे में आपको पढ़ लेना है बच्चों। नेक्स्ट हमारा टॉपिक क्या है, IVF, इन विट्रो फर्टिलाइजेशन। इन विट्रो फर्टिलाइजेशन हिंदी में कहते हैं अंतःपात्र निषेचन। क्या कहते हैं, अंतःपात्र निषेचन, इसके बारे में ही हमने पढ़ लेना है। फिर हमें पढ़ लेना है यौन संचारित रोग, यानी कि यौन के द्वारा संचारित रोग जो हैं वो कौन कौन से हो सकते हैं, और हमको एड्स के बारे में एक बेसिक स्टडी नहीं, आपको अच्छे से पढ़ लेना है। क्योंकि आप जब मानव स्वास्थ्य वाला चैप्टर पढ़ेंगे तो वहाँ पर भी एड्स आता है, तो वहाँ पर आपको डिटेल में पढ़ाया जाता है। तो आप क्या करेंगे, यहाँ पर आप डिटेल में पढ़ लेंगे, वहाँ पर मैं आपको नहीं, क्योंकि ये टॉपिक मैंने वहाँ पर मेंशन नहीं किया है। तो आपको क्या करना है, एड्स को डिटेल में पढ़ लेना है, ठीक है बच्चों। नेक्स्ट हमारा 34 नंबर टॉपिक क्या है, देखिएगा। देखिए बच्चों, नेक्स्ट हमारा जो टॉपिक आया है वो आया है हमारे आनुवंशिकी और विकास। आनुवंशिकी और जो विकास है, यहाँ पर और की जगह पर एवं भी आता है। आनुवंशिकी एवं विकास हो सकता है आपकी किताब में चैप्टर का नाम दिया हो, तो उस चैप्टर के कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं। जैसे कि अगर हम बात कर लेते हैं वंशागत, यानी कि आपको सबसे पहले तो वंशागत के बारे में ही पता होना चाहिए। वंशागत क्या है, देखिए वंशागत क्या होती है, हम आपको एक साधारण यहाँ पर समझा देते हैं बेसिक में। देखिए वंशागत क्या होती है, जो आप अपने माँ या पिता और आपके भाई बहन, आपके माता पिता या आप भाई बहनों से मैच करते हैं। यानी कि हो सकता है आप अपने दादा दादी की शक्ल के हों, हो सकता है आप अपने पिताजी की शक्ल के हो सकता है आप अपनी माता जी की शक्ल के हों। तो ये कैसे होता है, वंशागत के कारण ही होता है। जो हमारे जेनेटिक जीन्स होते हैं वो हमारे क्या होते हैं, एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में स्थानांतरित होते रहते हैं। इसीलिए हम माता पिता या किसी ना किसी अपने रिलेटेड से क्या होते हैं, उसके समान देखते हैं, ठीक है। तो इसीलिए क्या होता है, जेनेटिक्स यानी कि वंशागत का ही कारण होता है, ठीक है। आप जब इसको पढ़ेंगे तो वहाँ पर आपको डिटेल स्टडी मिल जाएगी। अब हम बात करते हैं ग्रेगर जॉन मेंडल के बारे में, आपको थोड़ा पढ़ लेना है। फिर हमें पढ़ना है जीन के बारे में, जीनोम के बारे में, जीन प्रारूप और लक्षण प्रारूप के बारे में पढ़ लेना है, ठीक है। फिर हमें पढ़ लेना है संकर और अप्रभावी लक्षण क्या होते हैं। देखिए लक्षण दो प्रकार के होते हैं, एक तो प्रभावी होते हैं, एक अप्रभावी होते हैं। तो प्रभावी क्या होते हैं, जो लक्षण अपने आप को प्रकट कर लेते हैं उन्हें प्रभावी लक्षण कहते हैं, और जो अपने आप को नहीं प्रकट कर पाते उन्हें हम क्या कहते हैं बच्चों, अप्रभावी लक्षण कहते हैं। तो आपको इनके बारे में भी पढ़ लेना है। फिर आपको पढ़ लेना है समयुग्मकी या विषमयुग्मकी, इन दोनों के बारे में आपको पढ़ लेना है। फिर आपको पढ़ लेना है मेंडल के नियम। मेंडल ने टोटल 3 नियम दिए थे, कौन कौन से थे, प्रभाविता का नियम, पृथक्करण का नियम और स्वतंत्र अभ्युवन का नियम। 3 नियम थे मेंडल के, आपको तीनों नियम अच्छे से पढ़ लेना है। फिर आपको पढ़ लेना है एक संकर संकरण और फिर संकर पूर्व संकरण, और आपको क्या क्या पढ़ लेना है, परिस्वार्थ संकरण और सहलग्नता। सहलग्नता के बारे में आपको पढ़ लेना है, ठीक है। नेक्स्ट हमारा आपको पढ़ लेना है गुणसूत्र के बारे में, आपके जो गुणसूत्र होते हैं इनके बारे में ही आपको पढ़ लेना है। नेक्स्ट हमारा है मनुष्य में लिंग निर्धारण कैसे करते हैं। मनुष्य में लिंग निर्धारण बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है और मैंने आपको पढ़ाया भी है, ठीक है बच्चों। तो आप जाकर अगर आपने नहीं पढ़ा तो आप पढ़ सकते हैं, अन्यथा आप नोटबुक या जहां से भी पढ़ सकें पढ़ दें। लेकिन मैं तो इसकी पूरी तैयारी आपकी बोर्ड एग्जाम तक इन सारे टॉपिक को एक एक करके पढ़ा ही दूंगा आपको। तो आप लोग हमारे साथ जुड़े रहिए, इन सारे टॉपिक का आपको एक एक करके वीडियो मिलेगा, वीडियो सोल्यूशन मिलेगा, अच्छे तरीके से एक्सप्लेनेशन मिलेगा, और एग्जाम के टाइम आपको वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन विद हल के साथ आपकी पूर्ण तैयारी कराई जाएगी, ठीक है बच्चों। नेक्स्ट हमारा है पक्षी तथा मधुमक्खी में लिंग निर्धारण।
नेक्स्ट आपको पढ़ लेना है कुछ सिंड्रोम, जैसे डाउन सिंड्रोम, एडवर्ड सिंड्रोम, पटाउ सिंड्रोम। इन सिंड्रोम के बारे में भी आपको पढ़ लेना है। फिर हमें पढ़ लेना है बढ़ांधता और हीमोफीलिया के बारे में। फिर हमें पढ़ लेना है रंजकहीनता हो गया हमारी, ये सभी क्या है बच्चों, बीमारी है। रंजकहीनता हो गया, फिनाइल कीटोन्यूरिया हो गया। जीन विनिमय पढ़ लेना और बार बॉडी की खोज जो थी इसके बारे में आपको पढ़ लेना है। जीन विनिमय यानी कि क्रॉसिंग ओवर के बारे में पढ़ लेना है, ठीक है। क्रॉसिंग ओवर नॉन सिस्टर क्रोमेटिड के बीच में होता है बच्चों, इसके बारे में आपको अच्छे से पढ़ लेना है। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है वंशागत का आणविक आधार। वंशागत का आणविक आधार जो आपका चैप्टर है उसके कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं। जैसे अगर हम बात करते हैं इसमें पहला टॉपिक जो हमारा है यानी कि 49 नंबर टॉपिक है आनुवंशिकी पदार्थ की खोज। जो आनुवंशिकी पदार्थ था इसकी खोज किसने की थी। फिर हमें पढ़ लेना है ग्रिफिथ का रूपांतरण प्रयोग पढ़ लेना है। फिर हमें पढ़ लेना है हर्शे और चिज का प्रयोग। हर्शे और चिज ने सर्वमान्य रूप से प्रमाणित कर दिया था बच्चों कि डीएनए ही आनुवंशिक पदार्थ है। देखिए हुआ क्या था, कई समय पहले कुछ लोग कहते थे आरएनए आनुवंशिक पदार्थ है, कुछ कहते थे प्रोटीन आनुवंशिक पदार्थ है, कुछ कहते थे नहीं नहीं डीएनए आनुवंशिक पदार्थ है। तो सबने अपने अपने प्रयोग किए, लेकिन जो हर्शे और चिज ने थे, हर्शे और चिज जो वैज्ञानिक थे, इन्होंने सर्वमान्य रूप से प्रमाणित कर दिया था कि आनुवंशिक जो पदार्थ है वो डीएनए ही है। इन्होंने अपने प्रयोग बैक्टीरियोफेज लिया और इकोलाई बैक्टीरिया लिया, इन सारी चीज़ों को लेकर अपने प्रयोग किए थे। अगर आप इस टॉपिक को पढ़ेंगे तो आपको वहाँ पर स्टडी मिल जाएगी। हम आपको पढ़ाएंगे तो आपको बेसिक से स्टडी इसकी भी पढ़ा सकते हैं। फिर हम पढ़ेंगे डीएनए की संरचना तथा विस्तृत अध्ययन, यानी कि आपको डीएनए के बारे में अच्छे से पढ़ लेना है। डीएनए के बारे में हर चीज़ आपको पढ़ लेनी है। फिर आपको पढ़ लेना आरएनए के बारे में। आरएनए के प्रकार होते हैं आरआरएनए, एमआरएनए, मैसेंजर आरएनए, राइबोसोमल आरएनए, ट्रांसक्रिप्शन आरएनए यानी कि टीआरएनए। और आपको पढ़ लेना आणविक कैंची के बारे में। और आपको पढ़ लेना एक जीन एक एंजाइम परिकल्पना। देखिए एक जीन एक एंजाइम परिकल्पना जो थी वो बिडल और टाटम ने दी थी। हमारे साइंटिस्ट है बिडल और टाटम, उन्होंने दी थी एक जीन एक एंजाइम परिकल्पना। तो इसके बारे में आपको अच्छे से पढ़ लेना। नेक्स्ट टॉपिक नंबर 56 देख लेते हैं क्या है। देखिए बच्चों इसकी इसी चैप्टर के अंदर आपको दो टॉपिक और पढ़ लेना है। एक आता है डीएनए फिंगरप्रिंटिंग। देखिए डीएनए फिंगरप्रिंटिंग की खोज जो की थी वो एलेक्स जेफरी ने की थी। किसने बच्चों? एलेक्स जेफरी ने। अब डीएनए फिंगरप्रिंटिंग के उपयोग कभी कभी पूछ लेता है 1 से 2 नंबर के क्वेश्चन में। तो डीएनए फिंगरप्रिंटिंग के उपयोग तो आपको बहुत से पता होंगे, जैसे कि अगर कहीं पर रेप हुआ है तो इस चीज़ के बारे में भी हम जान सकते हैं, और किडनैपिंग के बारे में यानी कि चोरी वोरी का जो भी पता लगाया जा सकता है वो डीएनए फिंगरप्रिंटिंग की ही जरिए लगाया जाता है। ठीक है बच्चों। नेक्स्ट आपको पढ़ लेना है डीएनए पैकेजिंग, यानी कि हमने पढ़ा कि हमारा डीएनए बहुत लंबा होता है, और हमने पढ़ा है हमारी सेल जो है वो बहुत छोटी होती है, यानी कि हमारा जो शरीर है वो कोशिकाओं से मिलकर बना होता है। और हमने ये भी पढ़ा है इतनी सी कोशिका, ये हमारी कोशिका होती है, इसके अंदर होता है केंद्रक। केंद्रक में हमारा इस प्रकार से रेखीय डीएनए होता है, डबल हेलिक्स रेखीय डीएनए। और इसमें हमारा डीएनए बहुत लंबा कैसे आ जाता है, हमें ये बताइए सर। तो बच्चों इसी के बारे में आपको वहाँ पर डीएनए पैकेजिंग के अंदर बताया जाएगा, यानी कि डीएनए पैकेजिंग के अंदर आपको बताया जाएगा इतनी सी जगह में इतना भारी डीएनए हमारा कैसे आता है। इन सारी चीज़ों के बारे में वहाँ पर आपको मिलेगी अच्छे से जानकारी। और हम भी जब आपको पढ़ाएंगे तब पढ़ाएंगे एकदम बेसिक से, एकदम मस्त तरीके से। हम बात करते हैं नेक्स्ट हमारा है विकास, एवोल्यूशन। देखिए ये जो हमारा टॉपिक है अभी आया है 2024 के बोर्ड एग्जाम में, यानी कि जब से कोरोना आया तब से हट गया था, उससे पहले तो चल रहा था बच्चों, ये टॉपिक हमारा आता था और इस टॉपिक से अच्छे क्वेश्चन भी आते थे। ठीक है, अब हम पढ़ लेते हैं विकास में हमें 2 से 3 टॉपिक जो है वो अच्छे से पढ़ लेना। जैसे जीवन की उत्पत्ति के बारे में आप अगर पढ़ेंगे तो कुल काफ़ी हद तक बड़ा टॉपिक है जीवन की उत्पत्ति, तो आपको इसको पढ़ लेना है। जैव विकास के प्रमाण क्या क्या हैं, और हार्डी वेनबर्ग जो वेनबर्ग थे उनका सिद्धांत आपको पढ़ लेना है। हार्डी वेनबर्ग का सिद्धांत, जैव विकास के प्रमाण और जीवन की उत्पत्ति। अगर कोई क्वेश्चन आता है इस चैप्टर से और ऐसा नहीं आएगा नहीं, इन्हीं टॉपिक से आपको फंस जाएगा। ठीक है बच्चों। नेक्स्ट अब हमारा टॉपिक आता है मानव स्वास्थ्य और रोग, यानी कि मानव स्वास्थ्य और रोग के बारे में। देखिए मानव स्वास्थ्य और रोग जो है चैप्टर, इस चैप्टर से भर भर के क्वेश्चन आते हैं बोर्ड एग्जाम के अंदर। तो इसमें पहला क्वेश्चन है रोग और रोग के प्रकार, यानी कि रोग क्या होते हैं, रोग के प्रकार क्या होते हैं। ठीक है, फिर आपको पढ़ लेना है कैंसर। कैंसर का बच्चों आपको विस्तृत अध्ययन कर लेना है। कैंसर से आपके बोर्ड एग्जाम के अंदर 1 से 2 क्वेश्चन जरूर मिल जाएंगे। आपको मलेरिया के बारे में आपको पढ़ लेना है। ठीक है, फिर आपको क्या पढ़ना है, विषाणु और जीवाणु जनित रोग जो होते हैं, और 2 रोग इनके पढ़ लेना है, क्योंकि विषाणु जनित और जीवाणु जनित रोगों के नाम लिखने को आता है। हो सकता है वहाँ पर आ जाए विषाणु जनित रोग को 1 लिखिए, तो इस प्रकार से क्वेश्चन आता है, तो आपको 2 पढ़ लेने हैं। ऐसे पढ़ लेने जो आपको कई बार बोर्ड एग्जाम के अंदर आ चुके हों। जैसे कि अगर हम बात करें तो आपको कोरोना वायरस जरूर पढ़ लेना है। ठीक है, नहीं HIV पढ़ लेना है। ठीक है, इस प्रकार से क्वेश्चन, जैसे HIV वायरस मैंने यहाँ पर दे दिया है, बहुत इंपॉर्टेंट है। HIV वायरस के बारे में आपको पढ़ लेना है। आपको पढ़ लेना है इम्यूनिटी यानी कि प्रतिरक्षा के बारे में, आपको हाथी पाँव पढ़ लेना है। ठीक है बच्चों। अब हमारा नेक्स्ट जो टॉपिक आता है, नेक्स्ट चैप्टर आता है, वो आता है
मानव कल्याण में सूक्ष्म जीव, यानी कि हमारे जीवन में सूक्ष्म जीवों का क्या महत्व है, यानी कि जीवाणु बैक्टीरिया जो है इनका हमारे जीवन में क्या महत्व है। तो आपको पनीर जो है उसमें पढ़ लेना। देखिए पनीर भी हमें बैक्टीरिया या जीवाणु से ही बनाई जाती है। डबल रोटी, दही, चाय, इन सारी चीज़ों के बारे में आपको पढ़ लेना है। बायोगैस या गोबर गैस के बारे में पढ़ लेना है। बहित मल उपचार के बारे में पढ़ लेना है। जैव उर्वरक के बारे में आपको पढ़ लेना है। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट हमारा क्या है, जैव प्रौद्योगिकी सिद्धांत और प्रक्रम। कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक इसके भी हैं, इनको भी आपको पढ़ लेना। जैसे जैव प्रौद्योगिकी क्या है, ठीक है, और डीएनए तक आरडीएनए की तकनीक काफी बड़ा चैप्टर है, सॉरी काफी बड़ा टॉपिक है, ठीक है। और इस टॉपिक से आपके बोर्ड एग्जाम के अंदर क्वेश्चन जरूर आएंगे। तो आपको इसको क्या करना है, अच्छे से विस्तृत रूप से पढ़ लेना। क्वेश्चन हो सकता है 5 नंबर में आ जाए, अन्यथा 3 नंबर में आता है, ठीक है बच्चों। इसको आपको आरडीएनए यानी कि रिकम्बिनेंट डीएनए के बारे में आपको पढ़ लेना है। फिर आपको बैक्टीरिया के बारे में पढ़ लेना, जिसके साथ इसको जोड़कर मतलब जहां कहीं भी ले जाना होता है ले जाया जाता है। जैव प्रौद्योगिकी के सिद्धांत पढ़ लेना है। पीवीआर 322 पढ़ लेना है। पीयूसी प्लाज्मिड पढ़ लेना है और बायोरिएक्टर पढ़ लेना है। नेक्स्ट टॉपिक नंबर 77 देख लेते हैं क्या है। देखिए बच्चों नेक्स्ट हमारा जो टॉपिक है जैव प्रौद्योगिकी एवं उसके उपयोग चैप्टर से है, और ये चैप्टर जो है बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जाम की दृष्टि से, ठीक है। इस चैप्टर से बहुत ही क्वेश्चन हमारे एग्जाम के अंदर आ चुके हैं। इसमें पहला हमारा टॉपिक क्या है, यानी कि 77 नंबर टॉपिक है आनुवांशिक रूपांतरित जीन, यानी कि जीएमओ, जेनेटिक जीएमओ का फुल फॉर्म होता है जेनेटिक मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म, यानी कि जीन आनुवांशिक रूपांतरित जीन हो जीव, ठीक है। अब हमको पढ़ लेना है बीटी फसलें के बारे में। बीटी फसल में बीटी कपास पढ़ लेना है। गोल्डन राइस, फ्लेवर सेवल टमाटर पढ़ लेना है। पारजीनी जंतु या इन्हीं ट्रांसजीनी जंतु कहते हैं, इनके बारे में आपको पढ़ लेना है, ठीक है। आपको जीन थेरेपी, जीन चिकित्सा, जीन सर्जरी, ये एक ही टॉपिक है, इसको कई नाम से पूछा जाता है, ठीक है बच्चों। और आपको डोली भेड़, सुपर बग के बारे में आपको पढ़ लेना है। नेक्स्ट हमारा है बायोपायरेसी, आपको पढ़ लेना है। बायोपायरेसी को अगर अपनी साधारण भाषा में कहें तो चोरी कहते हैं। बायोपायरेसी यानी कि बायोलॉजी से संबंधित अगर आप किसी का प्रोडक्ट बिना उसके परमिशन के यूज करते हैं तो उसे हम बायोपायरेसी कहते हैं। और फिर हम पढ़ लेंगे बायो पेटेंट, या इसी को हम जैव पेटेंट कहते हैं। ह्यूमिलिन और ह्यूमोलॉग भी पढ़ लेंगे, ठीक है। अब हम बात करते हैं जीव और पर्यावरण के लिए। जीव और पर्यावरण जो बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इससे भी हमारे कई सारे क्वेश्चन आते हैं। इसमें पहले हम पढ़ेंगे धनात्मक पारस्परिक क्रियाएं। तो इसमें देखिए धनात्मक पारस्परिक क्रियाएं कौन सी होती हैं, सहोपकारिता हो गई, सहभोजिता हो गई और आद्य सहयोग। ये हमारी कैसी धनात्मक पारस्परिक क्रियाएं, यानी कि इसमें किसी भी जीव को किसी भी तरीके से कोई भी हानि नहीं होती। अगर उसको लाभ नहीं होगा तो हानि भी नहीं होगी, ठीक है। तो यानी कि धनात्मक और ऋणात्मक फिर हमको पढ़ लेना है ऋणात्मक पारस्परिक क्रियाएं। इसमें हो सकता है कि एक जीव को लाभ हो रहा हो, दूसरे को हानि हो रही हो, ठीक है। शुष्कोद्भिद पौधों में अनुकूलन के बारे में आपको पढ़ लेना है। लवणोद्भिद पौधे पढ़ लेना। प्रवासन और मृत्यु दर और जन्म दर के बारे में भी आपको पढ़ लेना है। और हमारा जो लास्ट चैप्टर आता है, लास्ट टॉपिक आता है जैव विविधता और उसका संरक्षण कैसे करेंगे। और हमारा इसके जो कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं वो भी मैं आपको बता देता हूं। आपको पढ़ लेना है जैव विविधता और इसके प्रकार, क्या होते हैं जैव विविधता के प्रकार। फिर जैव विविधता का महत्व क्या है, आपको पढ़ लेना स्वस्थाने, बाह्यस्थाने, IUCN इंटरनेशनल कोड फॉर कंजर्वेशन नेचर एंड नेचुरल रिसोर्सेज, रेड डाटा बुक के बारे में पढ़ लेना। और हाथी प्रोजेक्ट। और आपको यहाँ पर एक और याद रख लेना है चीता प्रोजेक्ट। आपको चीता प्रोजेक्ट के बारे में भी आपको पढ़ लेना है। टाइगर प्रोजेक्ट या चीता प्रोजेक्ट के बारे में IUCN आपको अच्छे से पढ़ के जाना है। इसका फुल फॉर्म आ जाता है आपके बोर्ड एग्जाम के अंदर। आपको रेड डाटा बुक को अच्छे से स्टडी करके जाना है, ठीक है बच्चों। तो इस प्रकार से आपको एक कुछ 97 यानी कि 97 महत्वपूर्ण प्रश्न को हमने अच्छे से डिटेल्ड आपको बता दिया। ये जो मोस्ट इंपॉर्टेंट हमारे जो 97 टॉपिक थे, आपको इन टॉपिक को अच्छे से एक एक करके आप तैयार कर लेंगे। अगर मैं बात करूं, अगर आप हर महीने में लगभग 9 से 10 टॉपिक तैयार करते हैं, ये महीना हमारा जो चल रहा है वो अगस्त है, ठीक है। और हमारा जो पेपर होना है वो फरवरी में लगभग होना है। फरवरी के बाद ही होंगे, आपके पहले नहीं हो सकते, ठीक है। तो अगस्त के बाद में आता सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, यानी कि लगभग हमारे पास अभी अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, लगभग 6 मंथ जो है वो हमारे पास पूरे हैं। तो अगर हम 97 को 6 से डिवाइड कर दें तो लगभग 12 से 13 टॉपिक अगर आप एक महीने के अंदर कवर करते हैं तो आराम से आप बायोलॉजी में अच्छा कर लोगे। तो आप क्या एक महीने के अंदर 12 से यानी कि 15 टॉपिक मान लीजिए, 15 छिक्का 90, ठीक है। 6 महीने में 90 टॉपिक हो गए, 15 छिक्का 90, यानी कि 15 छिक्का 90। अगर 15-16 टॉपिक आप पढ़ते हैं, क्या आप नहीं पढ़ सकते हैं? डेली एक तो टॉपिक पढ़िए, 2 दिन में एक टॉपिक पढ़िए, 30 दिनों में 15 टॉपिक आराम से पढ़ लेंगे और अच्छे से रिवीजन भी करते चलेंगे। तो इस प्रकार से आपको पढ़ लेना है, अच्छे से तैयारी कर लेना है। तो आई होप ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, वीडियो आपके लिए हेल्पफुल भी होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कर देना। अगर आप लोग हमारे चैनल पर नए विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, क्योंकि इस चैनल पर आपको इसी प्रकार से ऑडिबल और नॉलेजेबल वीडियो मिलते रहते हैं। और अगर आपके मन में
है, कोई भी डाउट है, कैसी भी डाउट है, किसी भी तरीके से कोई भी डाउट है किसी भी सब्जेक्ट को लेकर, आप हमारे कमेंट बॉक्स में जल्द से अपना कमेंट करिए, हम उसके डाउट का सलूशन जल्द से जल्द प्रोवाइड कराने की कोशिश करेंगे। तो आई होप आपको वीडियो पसंद आया हो। तो तब तक के लिए बाय बाय, टेक यू, जय हिंद।